हाय हाय मेरा बने नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्लैक बोर्ड ऊपर हो गया ना शायद। सर बोर्ड लेके बैठे। बोर्ड दिख रहा है? अमान हाँ अमान बोर्ड दिखा है? हाँ सर। बोर्ड दिखा है? हाँ सर। बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं गया? नीचे कर लेते हैं। दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? नहीं सर। हाँ हाँ नहीं इधर दिखे साफ दिखे ना उधर तो हाँ कैमरे दिख आपको हाँ हाँ दिख सर रहा अब है दिख रहा है, अब दिख रहा है सर सही से। हाँ सर। हाँ सर अब दिख रहा है। नहीं उधर हमको सही दिख रहा है। साथ मुबीन जी सर। बेटा जी पढ़ो क्या सर। लिखा हुआ है? तारीख नवेसी चलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है माइक म्यूट कर दो आप लोग सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपने घरों में आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। ठीक है। पिछले 3 पीरियड से हम लोग 10वीं जमात के जो पहला सबक है तारीख नवेसी मगरबी रिवायत, इसका हम बहुत बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। तारीख किसे कहते हैं हमने देखा, तारीख नवेसी से क्या मुराद है वो हमने देखा। तारीख के अंदर कौन कौन से ऐसे मुफक्किरीन हैं जिन्होंने अपनी तहकीकात से हम तक जो है हक़ाइक़ को पेश किया। उन मुफक्किरीन ने कौन कौन सी किताबें लिखी, या तारीख उनको किस नाम से जानती है, उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए, उसके बारे में हमने पिछले चंद पीरियड में इनका बगैर मुशाहिदा किया और मुताला किया। ठीक है। अब हम अपने इस पीरियड की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे फिर इंशाअल्लाह हम अपना असाइनमेंट भी फिर पूरा करेंगे गूगल शीट के जरिए से इंशाअल्लाह। ठीक है। तो अभी पिछले पीरियड में हम लोग ने क्या पढ़ा उसको हल्का सा थोड़ा सा जायजा हम लोग ले लेते हैं। पिछला जो पीरियड था हमने क्या क्या किया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप पीपीटी के जरिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। स्क्रीन दीजिए आपको, तो एक बच्चा बोलिए मुबीन। वेरी गुड वेरी गुड जी। तो हमने सबसे पहले ये देखा था, यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पे हेडिंग भी दिया हूँ, और ये कहा था मैंने कि इससे पहले हम लोग जो तारीख किसे कहते हैं, तारीख नवीसी किसे कहते हैं, वो तो हो चुका कि पिछले पीरियड में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक 5 मिनट में हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। उस मौर्रिख को जो यूनान का था और कबले मसीह में था, उसको अबू तारीख का बाप कहते हैं। उसका नाम था हेरोदेस या हेरोदेस जिसको कहा जाता है। इसके बारे में ये कबले मसीह में पैदा हुए और इनका तारीख पर बहुत सारा एहसान है।
ये कदीम यूनानी मौर्रिक के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं जो हमने पढ़ी थी, वॉल्टियर। वॉल्टर। वो अजीम मुफक्किर, वो अजीम मुअर्रिख, वो अजीम तारीखदा, जिसको तारीख जो है वॉल्टेयर के नाम से जानती हैं, हालांकि असल नाम उनका फ्रांसो अमरी और राय था। उन्होंने ठोस हकाइक पर तवज्जो दी। उनका ये भी ख्याल था कि तारीख लिखते वक्त माइक बंद करें, तारीख लिखते वक्त उस वक्त ज़माने की समाजी रिवायत पर भी गौर करना चाहिए, तिजारत पर भी गौर करना चाहिए, उस वक्त का जो है माशी निज़ाम क्या था उस पर भी गौर करना चाहिए, और उस वक्त लोगों का जो है ज़रिया माश क्या था, खेती बाड़ी का ज़रिया कैसा था, खेती कौन कौन सी करते थे, फसलें कौन कौन सी उगाते थे, ठीक है, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर होना चाहिए। तो ये सारी इंसान के तमाम पहलुओं पर मतलब ये कि गौर करना चाहिए। तारीख के अंदर उनका बहुत अहम रोल था, इसलिए उनको जदीद तारीख नवीसी का बानी भी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब तहरीर की थी, कैंडिडेट, जो बहुत ही मशहूर हुई थी। उसके बाद में हम लोगों ने और भी इनके बारे में बेशुमार मालूमात हासिल की थी। अब इतना वक्त नहीं है, लेकिन ये बात तो मैं आपको बताते चलूँ कि वॉल्टेयर ने जो है वो हक बयानी से काम लिया, जिसकी पादाश में उनको जेल भी जाना पड़ा और उनको बदर भी होना पड़ा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने अगले जो मुफक्किर पढ़े थे रेने डेकार्ट के बारे में। तस्वीर में जो शख्स नजर आ रही है रेने डेकार्ट है, फ्रांसीसी मुफक्किर। उन्होंने जो है ये बात पेश की कि तारीख को लिखते वक्त जो है हम खुसूसी तौर पर जो जो दस्तावेजात हमको मिल रहे हैं उनकी हमें तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है, उनकी सच्चाई तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने किताब लिखी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, और इसमें उन्होंने ये नज़रिया बयान किया था कि वाक़ई की सच्चाई को उस वक्त तक के हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए जब तक कि वाक़ई की सदाकत मुकम्मल तौर पर हमें यकीन ना हो जाए। उसके बाद हम लोग अगले मुफक्किर की तरफ गए थे, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे। दास कैपिटल ये उनकी तस्नीफ है, और उन्होंने तबक़ाती कशमकश पर अपने इज़हार ख़याल किया, ठीक है। और ये हेकल से बहुत मुतासिर थे, कानून दां के बेटे थे, और कानून के साथ साथ इन्होंने और मुख्तलिफ मज़ामीन के अंदर भी अपने जौहर को आजमाया, ठीक है। तारीख पर इनके बहुत सारे एहसानात हैं। तो ये हम लोग जो है मुख्तसर 5 मिनट के अंदर में पिछले फिर का रिविज़न कर लिया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले मुफक्किर की तरफ, और अगले मुफक्किर ये है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगले मुफक्किर का नाम है जो लियोपोल्ड वॉन रांके, इनका ताल्लुक जर्मनी से, और इन्होंने जो है मशहूर तसानिफात जो द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दी सेक्रेटरीट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उनके मज़ामीन भी शाये हुए। उनका क्या नज़रिया था, उनका क्या उसूल था, वो यहाँ पर बयान किया गया है कि तारीख नवीसी में ख्याली वाक़ियात पर उन्होंने तनकीद की, मन गलत बातों पर, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ख्याली बातें, दिमाग की जो उपज होती है वो हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत से जिसका कोई दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। तो इन्होंने एक नज़रिया पेश किया या उसूल पेश किया कि तारीख मुरतब करते वक्त जो ख्याली बातें हैं उनको पेश ना की जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने आलमी तारीख मुरतब करने पर जोर दिया कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री होनी चाहिए, तरतीब से होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो है तारीख़ी तहकीक के तशख़ीसी तरीके से मुतालिक बताया। तशख़ीसी मतलब शख्सियत को पूरी तरह से जांचना, तशख़ीस करना उसकी। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि असल दस्तावेज़ात जो है उसी के ज़रिए हमको अहम मालूमात मिलती है। असल दस्तावेज़ात जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल जो कागजात है वही हम तक असल मालूमात को पहुँचाते हैं, और उनसे मिलने वाली जो मालूमात है वो इंतहाई हमारे लिए अहम होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ तमाम कागजात और जो दस्तावेज़ात है उसकी कड़ी जाँच होनी चाहिए, उनको पूरी तरह से छानना चाहिए। तमाम दस्तावेज़ात, तमाम कागजात जो मिले उनका आपस के अंदर जो है वो ताल्लुक है या नहीं है, कि एक कागज तो कुछ और कर रहा है, एक दस्तावेज़ात तो कुछ और कर रही है, उसी वक्त के उसी ज़माने का कोई दस्तावेज़ात मिला उसमें कुछ और है,
तो दोनों दस्तावेजात को या जितने भी दस्तावेजात मिल रहे उनकी कड़ी जांच होना है, ठीक है, और उससे तारीख की सदाकत तक हमको फिर रिसाई हो सकती है, ठीक है। तो ये थे ल्यूपॉल्ड वॉन रॉन के, जो जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, और इन्होंने भी जो है अपने तारीख की नवीसी में इनके बेशुमार जो है एहसानात उन्हें जदीद तारीख पर खास तौर से तवज्जो दी। आज हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि अभी और बहुत सारा हमको पढ़ना भी है, ठीक है। मैंने तस्करा किया था कल के दिन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेकल का। कार्ल मार्क्स इनसे बहुत मुतासिर थे, कल इनका तस्करा आया था। इनकी ये जर्मन मुफक्की है, इनकी पैदाइश 27 अगस्त 1770 में हुई और इनका इंतकाल जो है 14 नवंबर 1831 को हुआ। जर्मन मुफक्किर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, उन्होंने एक किताब लिखी। मैंने छोटे छोटे पॉइंट के जरिए आपको ये बतलाने की कोशिश की है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह नेट की सहूलत हमारे पास में है, हम जो है नेट पर जाकर इनके बारे में और तफसीली मालूमात को और हासिल कर सकते हैं। ये आपका असाइनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अपने खुद से मुताले की आदत भी आप लोग डालेंगे। उसके बाद रीजन इन हिस्ट्री, उनकी जो किताब है वो बहुत ही मशहूर हुई और उन्होंने एक नया तरीका हमारे सामने पेश किया, वो है जदलियाती तरीका पेश किया। हम लोग क्या ये जदलियाती तरीका, इसको यहाँ पर मैंने हल्के से जायजा लिया कि क्या है ये जदलियाती तरीका। हेकल के मुताबिक किसी वाक़े का मतलब अखज़ करने के लिए उसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों में की जाती है। हेगल ने कहा कि किसी वाक्य का जब हम मतलब निकालते हैं तो उसको दो किस्म के अंदर तकसीम करना है, उसके बगैर इंसानी दिमाग को उस वाक्य का इदराक नहीं होता। दो मुखालिफ सिमतों में जब तक कि उसकी जांच नहीं होगी, जब तक कि इंसानी दिमाग उस वाक्य को नहीं समझ सकता। मसलन सच और झूठ, अब ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता सच, एक रास्ता झूठ, एक अच्छा और एक बुरा। इसी तरीके को जदलियत कहा जाता है। गालिबन आप लोग जदलियत, ये सवाल अक्सर आता है पेपर के अंदर। अब जदलियत के मानी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब हम किसी वाक्य को बयान कर रहे हैं या उसका मतलब अखज़ कर रहे हैं तो उसकी दर्जा बंदी दो मुखालिफ सिमतों में की जानी चाहिए। मतलब दोनों फरीकें को सुनना चाहिए, या जो भी दो बातें हैं उसको जांचना चाहिए, और उसके बगैर इंसान उसको समझ नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास में कोई शख्स आया, पहला शख्स कोई शिकायत लेकर आया, आपने उसकी शिकायत को सुन लिया और सामने वाले की जिसकी शिकायत थी उसकी बात को नहीं सुना, तो आपने इसके ऊपर फैसला दे दिया, तो सही नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो फरीक है उसकी बात को भी आपको सुनना है। तो गालिबन ये मिसाल आपको समझ में आ गई होगी। हेकल ने कहा कि हम किसी वाक्य का अगर मतलब निकाल रहे हैं तो उस मतलब निकालने से पहले सबसे पहले उसके दोनों जो है मुखालिफ सिमतों की दर्जाबंदी करनी जरूरी है। अगर ये दर्जाबंदी नहीं की जाएगी तो हम वहां तक के नहीं पहुंच सकते। और मिसाल के तौर पर यहाँ बता दिया गया सच और झूठ और अच्छा और बुरा, ठीक है। इस तरीके को जदलियत कहते हैं। इस तरीके में पहले एक उसूल पेश किया जाता है। अब सुन लो क्या है, इस तरीके में पहले एक उसूल पेश किया जाता है। अब ये उसूल क्या होता है, इसके बाद उस उसूल को कता करने वाला मुखालिफ उसूल पेश किया जाता है। एक बात हमारे सामने आ गई, अब उस बात को कट करने के लिए उसको बात की और मुखालिफत में और कौन सा उसूल हो सकता है, तो उसको भी पेश करना जरूरी है। इन दोनों के मनफकी बर्ताव के बाद उन दोनों के खुलासे पर जो बात निकलेंगी उसको पेश करना। असल अब इसको हम मुख्तसर तौर पर यह कह ले कि ऐसा ना करे कि इंसानी ज़हन को इस वाक़े का सही मफ़हूम समझ में नहीं आया। मुख्तसर ये कि दो मुखालिफ ख्यालात पर गौर करने से, जो को मैं आपको एकदम आसान तरतीब में बता रहा हूँ जदलियत के, कि दो बाहम ख्यालात, मुखालिफ ख्यालात पर गौर करने से जो मरबूत तरतीब नजर आती है, जो बीच का रास्ता निकलता है, उस तरीके को जदलियत कहते हैं। एकदम मुख्तसर तौर में ये कि दो बाहम मुखालिफ ख्यालात पर गौर करने से जो बात हमको समझ में आती, उस तरीके को जदलियत कहा जाता है।
غالباً آپ کو یہ ہیکل کا یہ کنسیپٹ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب تاریخ نویسی کرتے وقت دونوں سمتوں میں جانچ کرنی ضروری ہے. سچائی پر بھی کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, جھوٹ پر بھی کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, اچھائی کو بھی دیکھنا چاہیے, برائی کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر, حالانکہ یہ مثال ہماری تاریخ سے تھوڑی ہٹ کر ہے لیکن آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور سن رہے بچے آپ لوگ میری آواز کو؟ ہاں سر. ایک مثال, اوکے, ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ اس میں سمجھ آئے گی. کہ ایک شخص نے پرانے زمانے میں, اس زمانے میں جو ہے سواریاں سے سفر ہوتے تھے, ایک شخص نے مسجد کے باہر, مثال بتا رہا ہوں آپ کو, ایک شخص نے مسجد کے باہر پھوٹا گاڑا, مسجد کے دروازے کے باہر پھوٹا گاڑا, اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر کوئی بھی سواری سے جو سفر کر کر آئے گا, اونٹ سے, کچر سے یا گھوڑے سے, تو وہ جب مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کا وہ سواری بھٹک نہ جائے, اس لیے اس نے وہ کھوٹا گاڑا تاکہ اس کھوٹے سے وہ اپنے جانور کو باندھ دے. ٹھیک ہے, نیت اچھی تھی اس کی, نیت اچھی تھی اس کی, اچھی تو جی. اس نے وہاں پہ کھوٹا گاڑا اور اس نے جو ہے مسجد میں آ کے جو اعمال کرنے تھے وہ اعمال کیے. دوسرا شخص آیا اور اس نے سوچا کہ یار یہ جو مسجد کے بالکل گیٹ کے باہر, دروازے کے باہر یہ کھوٹا گڑا ہوا ہے, رات کے اندھیرے میں کوئی آئے گا, اس کو کھوٹا نظر نہیں آئے گا, اس کو ٹھوکر لگیں گی, اس کو جو ہے چوٹ آئے گی, خون نکلے گا, ہو سکتا ہے اس کا وضو بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اس نے وہ کھوٹا اکھاڑ کر پھینک دیا. ٹھیک ہے, اب دونوں کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نظریے میں دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ فلدتی میرے ذہن میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دی. پہلے والے نے جو جس مقصد سے لگایا تھا وہ بھی صحیح تھا, دوسرے والے نے جس مقصد سے اکھاڑا وہ بھی صحیح تھا, برابر. تو دونوں کا جو ہے اگر ہم ایک کی بات کو بھی نہیں, یار وہ فلاں والے نے جو ہے وہ گاڑا تھا وہ صحیح کیا تھا, اکھاڑنے والے نے غلط کیا, جو اکھاڑنے والے نے جو ہے وہ صحیح کیا اکھاڑ کر, تو دونوں جو ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. یہ ایک ہاں مثال سر. دیکھیے کہ دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک فریق کی ویڈیو بات کو بند سن ہے, لیتے ہیں, دوسری فریق کی بات کو انداز نہیں جلدی ہم کرتے. جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جدلیت کا نظریہ, کس نے پیش کیا تھا, یہ ہیگل نے. بھائی بند کرو, ہیگل نے. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف. مائیکل فوکو. ٹھیک ہے, مائیکل فوکو نے کیا نظریات پیش کیے, جی, تو انہوں نے ان کا نظریہ یہ تھا, انہوں نے یہ پیش کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے. زمانی ترتیب کا خط آپ نے چھٹی میں پڑھا ہوگا, ہے نا, چھٹی میں جو ایک خط مستقیم کے ذریعے تاریخ کی زمانی ترتیب 5ویں میں غالباً, تو وہ آپ نے پڑھا ہوگا, اگر نہیں ہے تو آپ نے ایک مرتبہ 5ویں کی تاریخ دیکھ لینا, اس میں زمانی ترتیب لکھا ہوا. تو انہوں نے ان کا نظریہ تھا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے ہڑپا تہذیب کی کھدائی کر لی اور آثار قدیمہ سے جو باتیں نکلی اور جو سچائی آ گئی ہم نے اس پر پہنچ گئے, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. نہیں, بلکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے. ماضی کے تغیرات جو ہے, ماضی کے جو خیالات ہیں, ماضی کی جو باتیں ہیں, ان کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو ہے مل گئی اور ہم نے اس پر جو ہے آنکھ بند کر کے وشواس کر لیا, نہیں, بلکہ ماضی کی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. انہوں نے مائیکل فوکو نے بہت ہی کام اہم انجام دیا. انہوں نے یہ کہا کہ مورخ کو, تاریخ لکھنے والے کو جو دور گزر چکا اس میں کیا کیا باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. نفسیاتی امراض, نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس پر بھی مورخ کو دھیان دینا چاہیے. علم طب جو ہے, ڈاکٹر ہے یا ادویات ہے مختلف قسم کی, اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اس زمانے کے قید خانے کا نظام کیسا تھا, اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بعض مورخین نے, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, بعض مورخین کے نزدیک یہ تھا کہ اس زمانے کی تاریخ کو انہوں نے جو ہے جنگ اور اس زمانے کی جو ہے جو باتیں ہوئی اس کو انہوں نے اپنی تاریخ کا حصہ بنایا. لیکن مائیکل فوکو کا نظریہ تھا کہ سابقہ دور میں ہم نے نظر انداز کر دی, ہم نے
पिछले दौर में हमने जो जिनको बिल्कुल नजरअंदाज कर लिया, क्या क्या है कि नफ्सियाती अमराज, इल्म तीब, इल्म अदविया, कैद खाने का निज़ाम, इस पर भी तारीखी नजरिए से गौर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमको तारीख को समझने में मदद मिलती है। बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक ही बीमारियां होती है। मिसाल होता है बाज़ इलाकों के अंदर कि एक ही किस्म की बीमारियां वहाँ पर होती है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या असबाब है, क्योंकि जब हम उसकी खोज में जाएंगे, उसकी तहकीक में जाएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए माइकल फूको ने कहा कि हमें उस जमाने की अमराज पर भी जो है तशखीस करने की जरूरत है, कैद खानों के निज़ाम पर भी गौर करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा हटते हैं, अब मुफक्किरीन के साथ साथ अब हम लोग मालूमात हासिल करते हैं और क्या चीजें, ठीक है। अगली स्लाइड देखें, निसाई तारीख नवीसी। जब थोड़ा मुफक्किरीन से हटकर अब हम लोग आ जाते हैं निसाई तारीख नवीसी, औरतों की तारीख नवीसी। बच्चों, कदीम जमाने से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि औरतों को वो मुकाम नहीं दिया गया जिसका वो हक रखती थी। कदीम जमाने में आपने पढ़ा होगा कि औरतों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात से जो है बेपहरा रख दिया जाता था, है ना। कदीम जमाने में आपने ये भी पढ़ा कि शौहर के इंतकाल के बाद में औरत का समाज में कोई मुकाम नहीं था, उसको अपने शौहर की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। औरत को तालीम हासिल करने की कोई इजाजत नहीं थी, औरत का समाज में मर्तबा 2 नंबर का था। तो औरतों पर जो बेजा रसूमात ठोसे गए थे या औरतों को जो घर की 4 दीवारी में कैद किया गया था, वो नहीं होनी चाहिए। तो फ्रांसीसी जो दानिश्वर थे, जिनका नाम था सीमा द बोवा नामी जो फ्रांसीसी दानिश्वर था, उन्होंने निसाई तारीख नवेसी की बुनियाद डाली। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के नुक्ते नज़र के मुताबिक की गई तारीख जो है वो असर नौ तश्कील दी जाए, नए सिरे से औरतों की तारीख को तरतीब दिया जाए। तारीख नवेसी में ख़वातीन की शमूलियत के साथ साथ तारीख नवेसी के शोबे में मर्दों की फौकियत पर मरकूज जाविया नज़र पर भी असर गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद उससे क्या हुआ, निसाई तारीख नवेसी से यह हुआ कि ख़वातीन की जिंदगी से जो जुड़ी हुई जो बातें थी, जैसे कि मुलाजिमत, रोजगार, ट्रेड यूनियन, इनसे मरबूत मफाद में सरगर्म अदारे ख़वातीन की खानदानी जिंदगी पर भी गौर फिक्र की तहकीक की इब्तिदा हुई। निसाई तारीख से क्या हुआ, जो फ्रांसीसी दानिश्वर थे, मुफक्किर थे सीमा दो बोवा, उन्होंने औरतों की तारीख नवेसी पर खास तौर से ध्यान दिया। उसका असर ये हुआ कि मर्दों के साथ साथ औरतों की जो खानदानी जिंदगी है, वो खानदानी जिंदगी से हटकर मुलाजिमत, रोजगार, उनकी ट्रेड यूनियन ये वजूद में आई। 1990 के बाद ख़वातीन को एक अलहदा समाजी तबका तस्लीम करके तारीख नवेसी पर जोर दिया गया। मतलब फ्रांसीसी मुफक्किर ने जो है वो ये कहा कि औरतों का भी समाज में अहम मुकाम है, औरतों का भी समाज के बनाने में एक अहम रोल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से 1990 में बाकायदा फिर ख़वातीन का एक अलग से तबका, एक अलग से जो है एक शोबा तस्लीम किया गया तारीख नवेसी पर जोर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं। अब एनालिस्ट निज़ाम ये क्या है, ठीक है, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। आप स्क्रीन पर आपके सामने वो है। मैं आपको ये बता दूं कि सियासी मुताले के साथ साथ जब हम सियासी मुताला पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ मुकामी जो बाशिंदे हैं, उस दौर का मौसम, वहाँ की तिजारत, वहाँ की ज़राअत, वहाँ के मवासलात, राब्ते का जरिया, वहाँ दर्जाबंदी, समाज की दर्जाबंदी और गुरों के रुझान का मुताला करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी फिक्री निज़ाम को एनालिस्ट निज़ाम कहा जाता है। गालिबन आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जो शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। 20वीं सदी के आखिर में फ्रांस में ये निज़ाम वजूद में आया। इस निज़ाम की वजह से तारीख को एक अलग सिमत में जाने में मदद मिली। उसमें ये कहा गया कि तारीख के मुताले को सिर्फ सियासी उथल पुथल का नाम ना दिया जाए,
तारीख के मुताबिक सिर्फ बादशाह और अजीम रहनुमाओं और सफारत खानों और जंगों तक ही महदूद ना किया जाए, बल्कि तारीख को उस दौर का मौसम कैसा था, मुकामी लोग कैसे थे, ज़राअत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, उस जमाने में नकल अमल के जराए कौन से थे, मवासलाती निज़ाम कैसा था, पैगाम रवानी का निज़ाम कैसा था, समाज के अंदर जो तबकाती निज़ाम कितने थे, समाज में कितने दर्जे बंदे थे, और अक्सरियत को रुझान जिससे मौज़ूआत का मुताला भी समझा जाने लगा। इसी को कहते हैं एनालिस निज़ाम, जिसका सेहरा फ्रांसीसी मौर्रिकों के सर बनता है ना? मतलब हम सिर्फ तारीख को जो है ये दो बादशाहों की आपस की लड़ाई झगड़ा ना समझे, या उस जमाने के अजीम रहनुमाओं को हम लोग फोकस ना करें, या उस जमाने के सिफारतकार और जंगों तक हम सिर्फ महदूद ना करें, बल्कि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उस दौर के मौसम पर भी होनी चाहिए कि उस जमाने का मौसम कैसा था, तारीख मुरतब करते वक्त वहाँ के मौसम कैसे थे, हालात कैसे थे, मुकामी लोगों का क्या म्यार जिंदगी था, ज़राअत का क्या पैमाना था, तिजारत होती थी तो कैसी होती थी, किन रास्तों से होती थी, तिजारत करने के तरीके क्या थे, उस जमाने में टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी। टेक्नोलॉजी सिर्फ आज की दिन नहीं है, उस जमाने में टेक्नोलॉजियाँ थी, ठीक है। नकल अमल के जराए क्या थे, आने जाने के जराए, पैगाम रसानी का मवासलात की वसाइल क्या था। आज तो मवासलात निज़ाम मोबाइल है, लेकिन उस जमाने में और भी बहुत सारे वसाइल थे, है ना। समाज की दर्जाबंदी कैसी थी, इन सारे मौज़ूआत का भी मुताला करना जरूरी है। इसी को कहते हैं एनालिस निज़ाम, ठीक है। अब हम आखिरी तरफ जाएंगे, जदीद तारीख नवीसी। वक्त भी हमारे पास नहीं है, फिर हमको सवालात को भी तरतीब देना है, ठीक है। 5 मिनट का वक्त बचे। जदीद तारीख नवीसी किसे कहते हैं? जदीद तारीख नवीसी की 4 खुसूसियात आपके सामने है कि ये साइंसी तरीका है, इसमें सवालात के जरिए बहस होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये सवालात इंसान मरकूज करता है, इंसान बनाता है, यानी सवालात ज़माने माजी में मुख्तलिफ इंसानी समाजों के अफराद के जरिए मखसूस ज़माने में अंजाम दी गई उनकी सरगर्मियों के मुतालिक होते हैं। तारीख में इन सरगर्मियों के ताल्लुक देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। देवमालाई कहानी जिसका मतलब हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, तारीख के अंदर ऐसी कहानियों का कोई शुमार नहीं होता। ये जो है जदीद तारीख नवीसी। पुरानी तारीख नवीसी के अंदर देवमालाई कहानियों को जो है अहमियत दी गई थी, कई सुनी गनी मनगढ़ंत बातों को जो है पेश किया जाता था, जैसे अलिफ लैला की कहानियां। अलिफ मतलब हजार और लैला मतलब रात, हजारों रातों तक चलने वाली वो कहानियां होती थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो वो कदीम जमाने की तारीख नवीसी में हो गया। लेकिन जदीद तारीख नवीसी में देवमालाई कहानियों का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। फिर जदीद तारीख नवीसी की एक खुसूसियत ये भी है कि इन सवाल के जवाब की बुनियाद काबिल एतमाद तारीखी सबूतों पर होती है। हाँ, हम जदीद तारीख नवीसी करते वक्त काबिल एतमाद जो बातें उसी पर भरोसा करते हैं। और चौथी बात है, माजी में की गई इंसानों ने जो भी सरगर्मियां की, इंसान का इर्तिका का जायजा तारीख में लिया जाता है, ठीक है। माजी में जो इंसान ने जो भी एक्टिविटी की उससे इंसान की क्या तरक्की हुई, उन सरगर्मियों को जो माजी में गुजर चुकी, इंसान ने उससे कितना सीखा, उसका जायजा जदीद तारीख नवीसी में किया जाता है, ठीक है। वक्त की किल्लत है, अब हम चंद सवाल आपके सामने में दे रहा हूँ, मुख्तसर जवाब भी लिख दिया हूँ। तारीख का मुताला क्यों किया जाता है, तारीख के मुताले करने की क्या जरूरत है? तो गुज़िश्ता ज़माने में जो वाक़ियात को बेतरतीब मरबूत करके उसकी समझना, उसकी तफहीम के मकसद के तहत तारीख की तहकीक, तारीख नवीसी और तारीख का मुताला किया जाता है। और तारीख ये मुसलसल जारी